नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का भौकाल तरीके से स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी मुझे बता दें कि हाँ सर, पूरी तरीके से हम क्लास में आ चुके हैं और भौकाल तरीके से क्लास लेने के लिए भी तैयार है। एनटीपीसी की एक क्लास है जो बहुत बहुत खास है, जो आपको यहाँ पर बताती है कि देखिए जी, अब जो चीजें होंगी वो रण रचेंगी और यहीं से निकलने वाले बच्चे वो होंगे जो एनटीपीसी में रैंक्स लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर वाली चीजें तो मैंने अपलोड करा ही ली है, अब यहाँ पे मॉक शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉक की। ये आपका एनटीपीसी का मॉक नंबर 2 है, इसके स्टार्टिंग कर रहे हैं। दिस इज एनटीपीसी मॉक 2 और ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपके अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, प्लस ग्रेजुएट लेवल के लिए। सवालों का लेवल अच्छा है, ग्रेजुएट लेवल का ही है। जिस बच्चे ने कल का मॉक देखा होगा वो खुद समझ में आ गई होगी ये कोई आम मॉक नहीं है भाई साहब। तो फटाफट मुझे बताइए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग। एंड यहाँ पर सब चीज आपको कंबाइन देखने को मिलती है जीके जीएस की, मतलब इतनी कंबाइन देखने को मिलती है कि आपको इसमें देखने को मिलती है हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जियो, इको, साइंस, ठीक है, जीएस जनरल साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक करंट, ये सब है, स्टैटिक है और करंट है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो काउंट नहीं होगा, भौकाल आज भी जारी रहेगा। ठीक है, इससे एनटीपीसी में क्वेश्चन आने के कितने चांस है? 1000% चांस है, 1000% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इन्हीं क्लासेस के स्क्रीनशॉट बाद में साझा करूंगा। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को सुमिलित कीजिए। कल मैंने इसी क्लास पे यहीं पे छोड़ा था, यहीं से आगे बढ़ रहा हूं। आंसर समझिएगा। विटामिन ए जिसको कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और रेटिनॉल से होती है रतौंधी। रेटिनॉल की कमी हो जाए तो रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखना। विटामिन बी1 थायमीन होती है, इसकी वजह से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक, और एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी हो जाती है अगर ये ना हो। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी वजह से रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। तो याद रखते हैं, ए का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 1 और डी का होना चाहिए 4। करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर है ए। बात खत्म, बहुत बढ़िया। ये लीजिए भाई साहब, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो आवर्त सारणी है, मतलब जो आपको आवर्त सारणी देखने को मिलती है, पेरियोडिक टेबल देखने को मिलती है, HHELIBE BCNOFNENAMGALSIPSCLARKCA, ये जो आपको देखने को मिलती है कि ये है आवर्त सारणी। देखो, मैं ट्रिकों पे काम बहुत ही रेयर करता हूं। मैं काम करता हूं सीधा अपनी मानसिक क्षमताओं पर। क्षमता है तो याद रह जाएगा, क्षमता नहीं है तो याद नहीं रह पाएगा। सीधी बात है भाई साहब अपनी। तो अब यहां पर समझते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। जैसे मैंने बताया, HHELIBE BCNO, ठीक है, BCNO। तो एक इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर इसका 1 2 3 4 5। तो ये आपको देखने को मिलता है एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ क्रम ही है। क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, तो बढ़ता क्रम है, करेक्ट आंसर है। एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। जब आप बाएं साइड से जो आपको बाएं वाली साइड देखने को मिलती है, ये वाली साइड, बाएं साइड से जब आप दाएं साइड जाते हो तो इसके अंदर मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है, ये भी करेक्ट है। उत्कृष्ट गैस समूह 18 में है और इनकी संयोजकता 0। नोबल गैसेज आर इन द ग्रुप 18 एंड देयर वैलेंसी इज 0। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। देखो सर, इसका जो सही आंसर होगा कि वैलेंसी 0 होगी नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पीआई की। बेटा अंसारी, पढ़ना आए हो या फिर केवल क्वेरी ही करने आए हो? थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग कर लो बाबू। अगर ये पीवाईक्यू भी होते तो क्या इशू होता है इसमें? बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं इसका सही जवाब आपको क्या देखने को मिले। करेक्ट आंसर की हम तलाश कर रहे हैं। करेक्ट आंसर वुड बी बी। करेक्ट आंसर वुड बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सभी इसमें स्टेटमेंट सही। अगला सवाल ये रहा, मानव रक्त समूह के बारे में कौन सा कथन सही है? ए बी रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ रक्त समूह को सर्वात्रित ग्रहणा यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं। RH प्लस व्यक्ति RH प्लस और RH माइनस दोनों से रक्त ले सकता है।
ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते हैं। सही कथन आपको बताना है सर। ए बी रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है, इसको एक यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसको एक यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि ए बी जो होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्या ये सच बात है? क्या ओ ब्लड ग्रुप सर्वाधिक ग्रहण करता है? क्या ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कोई भी ब्लड दे सकता है? नहीं, ओ को केवल ओ ही ब्लड दे सकता है। RH व्यक्ति RH प्लस माइनस दोनों को ब्लड ले नहीं सकता। सर ए बी जो समूह है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी, बी से भी, सबसे ब्लड ले सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी ए, नॉट सी। ए होगा भाई सर्वाधिक। अरे RH प्लस व्यक्ति RH प्लस और माइनस दोनों को नहीं दे सकता। हाँ, ए जो है वो सर्वाधिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं, किसी को ब्लड दे देता है। बट इसके अंदर एक इशू है, ओ को नहीं दे पाता। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, ये ओ को ब्लड नहीं दे पाता। ए बी ग्रुप ये यही सही है फिर। RH प्लस व्यक्ति RH पॉजिटिव जो है RH माइनस प्लस और माइनस दोनों को दे सकता है। ओके ओके है, ओके ओके है, ठीक है, ओके ओके है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो किसको कहा जाता है, बताइए जरा। कि सर आधुनिक कंप्यूटर है, इसका जनक आपका कौन होगा? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाएगा, इसके बारे में बताइए। रिसिपेंट ही तो था, यूनिवर्सल रिसिपेंट ही तो लिखा हुआ था। हाँ, रिसिपेंट, रिसीवर है वो। ए भी जो है रिसिपेंट है, मुझे भी यही लगा था शुरुआत में रिसिपेंट होगा। चलिए चलिए आगे हम बात करते हैं, बगैर परेशानी की चर्चा करो। जो पहला ही सवाल आपके सामने है इसके बारे में चर्चा करते हुए लिखेंगे आप, पूरा फुल मजा आपको आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो आसान है, बच्चों को लगेगा कि आधुनिक कंप्यूटर के, जो आरआरबी एनटीपीसी में एक रिपीटेड सवाल है, मैं आपको बताता हूँ इससे रिपीटेड सवाल कैसे बनते हैं। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि सर एग्जैक्ट आंसर है एलन ट्यूरिंग। आधे से ज्यादा बच्चों को लग रहा है चार्ल्स बेबेज है। भाई यह कंप्यूटर के जनक है, भाई साहब यह कंप्यूटर के जनक है, यह कंप्यूटर के जनक है। पहली बात तो ये याद रखना, ही इज फादर ऑफ कंप्यूटर। बट यहाँ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे जाए, एलन ट्यूरिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। करेक्ट आंसर एलन ट्यूरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इंग्लैंड में जन्मे हैं, 1912 में बर्थ होता है। करेक्ट आंसर है एलन ट्यूरिंग, और इंग्लैंड में जन्मे हैं, 1912 में जन्म होता है। 1912 में इनका बर्थ है, और ये आपके बॉर्न इन कहां पे, बॉर्न इन इंग्लैंड है। तो बॉर्न इन इंग्लैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, बॉर्न इन इंग्लैंड आपको ये देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी बी, बी होगा भाई साहब करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो बात समझ में आई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक, ये कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग है। इंटरनेट के जनक विंट सैफ आपको देखने को मिलेंगे। सिनेमा के जगत दादा साहब फाल्के ढूंढीराज गोविंद फाल्के भारत से हैं, और इनके द्वारा अवार्ड 1969 में शुरू किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हीं के नाम पे, राजा हरिश्चंद्र जो है, जो मूवी है, उसके ये फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, उसके फाउंडर के तौर पर ये जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगली, आयुर्वेद के जनक चरक हैं, आवर्त सारणी के दिमित्री मेंडलीव हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के जनक एडवर्ड टेलर हैं, और भौतिकी के जनक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? एलॉक जैन और जेफरिस लालजी सिंह भारत वाले, और कंप्यूटर के जनक फिर से अगेन रिपीट चार्ल्स बेबेज है। राइट, ये अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। ट्रांजिस्टर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? ट्रांजिस्टर की यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस पीढ़ी से रिलेट करेगा? देखो, हर एक पीढ़ी के साथ जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ी वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि सर साथ के साथ यहाँ पर जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो भी बढ़ने लगे। तो अगर हम बात करें, वो समझिए जो पहली पीढ़ी है उसके अंदर आपके यूज किए जाते हैं वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स। वैक्यूम ट्यूब यूज की गई और मैग्नेटिक ड्रम यूज किए गए, मैग्नेटिक ड्रम यूज किए गए, ड्रम। दूसरी में यूज किए जाते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, दूसरी में आपके यूज किए जाते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स, दूसरी में ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाने लगे। राइट, दूसरी में क्या यूज किए जाने लगे? आपके ट्रांजिस्टर्स आपके यूज किए जाने लगे। जबकि हम तीसरी पीढ़ी की बात करते तो इसमें आईसी यूज की जाने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तीसरी में हम बात करते इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज किए जाने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज किए जाने लगे। ठीक है, याद रखना। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? वाजिब, एक मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये मिशन क्या है? ये एआई ऑथेंटिसिटी को बढ़ा देगा कि भाई एआई भारत के अंदर अच्छे लेवल पे चले, उस चीज को यहां पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई,
तो उसके लिए जो मिशन है वो कौन सा शुरू किया गया है, ये 7 मार्च को शुरू किया गया था। ठीक है, ये कब शुरू हुआ है, 7 मार्च को शुरू हुआ है, 2024 में शुरू हुआ है। ये 7 मार्च को शुरू होता है, 7 मार्च को शुरू होता है और ये 2024 में आपका शुरू होता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, 7 मार्च 2024 में जो शुरू होता है इसका नाम क्या है। सर इसका आंसर है इंडिया एआई मिशन। ये 7 मार्च 2024 को शुरू होता है और मोदी जी ने इसको शुरू किया है। जरूरी क्यों है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बार बार बना है। जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशंस में बार बार बना है। करेक्ट आंसर वुड बी सी, नॉट बी। ठीक है, भास्कर मिशन कुछ नहीं है भाई। अगला सवाल ये रहा, एमएस वर्ड में F12 कुंजी के उपयोग से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने F12 दबाया तो F12 दबाते ही आपको कौन सा जो बॉक्स होगा वो ओपन होता देखने को मिल जाएगा। सवाल नंबर कौन सा है, 90 नंबर का सवाल है, आंसर करिए। 90 नंबर का सवाल है, आंसर करिए, फटाफट बात करते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं, क्या हुआ। ठीक है, अरे भाई क्लास को लाइक तो सबके सब लोग कर लो, फटाफट क्लास को लाइक करना है भाई। ऐसा ना हो कि आप क्लास को लाइक ही ना करें, ये गलत बात है। अगर एमएस वर्ड की हम बात करते हैं, एमएस वर्ड में F12 कुंजी के उपयोग से कौन सा डायलॉग बॉक्स आपका खुलता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी पॉइंटर के साथ चर्चा करते हैं, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए वो क्या होगा। सर अगर आप F12 दबाते हैं तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ये आपका सेव एज ओपन हो जाता है, आपका सेव एज ओपन हो जाता है। ठीक है, याद रखना, सेव एज ओपन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेव एज के लिए, एक और शिफ्ट की काम कर जाती है, कंट्रोल शिफ्ट एस भी इसके लिए काम कर जाती है, कंट्रोल शिफ्ट एस भी इसमें काम कर जाती है। तो सेव एज का काम यहां पर करती है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब आपका 10वें नंबर का सवाल ये रहा। 10वें नंबर के सवाल के बारे में आप मुझे बताएंगे। अच्छे नंबर का सवाल है 10वां। 10वां सवाल आपका बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। चर्चा करिए और बताइए जरा 10th नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए बताएं, मिट्टी की प्रजाति में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। अमंग सॉइल टाइप्स क्ले रिटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। जो क्ले होती है ये मैक्सिमम वाटर को यहाँ रिटेन करती है, क्ले मैक्सिमम वाटर को रिटेन करती है। क्ले क्या करती है, मैक्सिमम वाटर को यहाँ रिटेन करती है। दूसरा, मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। द क्ले हैज लार्ज साइज पोर्स स्पेस, कि भाई इसके अंदर जो रंध्रावकाश है वो ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत बड़े। भाई देखो, अगर पोर्स के साइज बड़े होंगे तो रक्त जो पानी धारण की, जल धारण की क्षमता होगी वो कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि भाई साहब आपके पास जो मृत्तिका है, इसकी चर्चा की, जो मृत्तिका आपको देखने को मिलती है, मृत्तिका, मृत्तिका के अंतर्गत अगर क्ले के अंदर आप देखते हैं कि भाई अगर आपके रंध्रावकाश बड़े हैं तो धारण क्षमता कम होगी। तो इसमें धारण क्षमता क्या होगी, धारण क्षमता कम होगी। क्या होगा, धारण क्षमता कम होगी। तो सिंपल सी बात आपको देखने को मिलेगी कि धारण क्षमता को ज्यादा रखना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर है आपका ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। तो धारण क्षमता कम होगी अगर रंध्रावकाश बड़े होंगे तो जल उनमें से निकल जाए। ठीक है अनुपम भाई, ठीक है चलिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला सवाल 10 के बाद 11वें नंबर का सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, बताओ कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में आपको अवस्थित देखने को मिल जाएंगे। फटाफट बताएंगे कि हिमालय की जो श्रेणी है इसमें कौन अवस्थित है और कौन अवस्थित नहीं, बताओ। चोओयू, लहत्से, अन्नामलाई, सिरुमलाई। तो देखो एक बहुत ही कॉमन आंसर हो जाएगा अन्नामलाई और सिरुमलाई के बाद, कि अन्नामलाई और सिरुमलाई दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। दोनों ही साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं, बोथ आर इन साउथ इंडिया। जबकि चोओ और लहत्से ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं। सर चोओ और लहत्से जो आपको देखने को मिलते हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में देखने को मिलते हैं। ये चोओ और लहत्से दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में है। तो केवल पहला और दूसरा ही आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, इसके अलावा कोई और करेक्ट आंसर देखने को आपको नहीं मिलता। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल।
सवाल नंबर आपका कौन सा है? सवाल नंबर है आपका यह 11वें नंबर का। हाल ही में किसी लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसको मिला है? फटाफट बताओ। ठीक है, याद रखिए, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। चर्चा करिए भाई साहब, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। ध्रुव मेरे लाल, क्या हुआ कमाल? देखो, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं कुमार मंगलम बिरला। ये हैं आपके कुमार मंगलम बिरला आपको देखने को मिलेंगे। लोगों को लगता है कि यह अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन को 24 का मिला था, बिरला साहब को यहां पर मिला है। राइट, बिरला साहब को मिला है यहां पर। ठीक है, चलो, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड इन 2025, दैट इज कुमार मंगलम बिरला, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है। जी हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर, नहीं भाई 11 है ये। ठीक, आगे हम बात करते हैं 12। ये है, किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया। ये एनटीपीसी में आया हुआ है, ये एनटीपीसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, ये किसको मिला है? चमेली देवी जो पुरस्कार है, ये किसको मिला है इस बार का? सर, यह मिला है जो कौर है, जतिंदर कौर तूर को यह अवार्ड मिला है। जतिंदर कौर तूर को यह अवार्ड मिलेगा। सीधे तौर पर आंसर याद रखना, थोड़े दिमाग के बोनट को खोलकर, कि करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा जतिंदर कौर तूर इज द करेक्ट आंसर। जतिंदर कौर तूर इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, जतिंदर कौर तूर इज द करेक्ट आंसर। चमेली देवी जैन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, 12वें नंबर का सवाल था। 13वां बताइए, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रॉन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? ये सवाल दिल्ली पुलिस का है, डीपी 2025 का सवाल है। चेयरमैन साहब कितना ही मना कर दें, लेकिन हमारे दबदबा के आगे चेयरमैन साहब भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, राणा साहब तो अपने ही आदमी है। याद रखेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। तनुष्का इज अ गर्ल जो अभी रिसेंटली आपकी अपॉइंट हुई है, पायलट बनी है। ठीक है, याद रखना, स्क्वाड्रॉन में हुई है, नाम है तनिष्का। ठीक है, अंशु अग्निहोत्री, करेक्ट आंसर तनुष्का सिंह होगा, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो तनुष्का सिंह ही है। अवनी चतुर्वेदी आपके फाइटर जेट में आपकी शामिल हुई है, बट स्क्वाड्रॉन में शामिल होने वाली जो है परमानेंटली अपॉइंट हुए जैगुआर स्क्वाड्रॉन में, तो उनका नाम है तनुष्का। नाम क्या है मेरे लाल? तनुष्का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल बताएंगे, सीआरपीएफ की नई डीजी किसको अपॉइंट किया गया है? हु बिकेम द न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के नए डीजी के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। ठीक है, ये काफी आसान हो जाएगा ध्रुव भाई, काफी आसान यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। और करेक्ट आंसर आपको जो देखने को मिल जाएगा, दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या होगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या नाम है सर? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ज्ञानी जी आपको इसके अंतर्गत अपॉइंटेड देखने को मिलेंगे। और दिक्कत आपको कुछ होगी नहीं। ठीक है, दिक्कत आपको कुछ होगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक भी रहेगी। राइट, इसमें याद रखना, सीआरपीएफ के नए डीजी आपके अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंट हुए हैं। अगला सवाल यह रहा आपके समक्ष। यह सवाल था आपका 14वां, यह सवाल है आपका 15वां। निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? जो पहले लोकपाल है 2019 में आपके नियुक्त हुए थे पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष आपके अपॉइंट हुए थे, पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंट में जो दूसरे नंबर पे अपॉइंट हुए हैं, वो आपके दूसरे नंबर पे अपॉइंट कौन से हुए हैं बताओ? सर, वो हुए हैं आपके अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर आपके अपॉइंट हुए हैं। सुनील भाई, कौन अपॉइंट हुए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। जो आपके लोकपाल होते हैं, इनका काम क्या होता है? सर, लोकपाल का काम यह होता है कि किसी भी प्रकार से जो हमारी राजनीति है, जो हमारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी भसलबाजी या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दुभातबाजी, भ्रष्टाचार ना फैले, उसी को रोकने के लिए यह होता है। और करेक्ट आंसर आपको अजय माणिकराव खानविलकर देखने को मिलेंगे। पिनाकी चंद्र घोष इनसे पहले थे, पहले भी यही है, क्योंकि 2019 से तो अपॉइंटमेंट ही शुरू हुआ है। ये अधिनियम लोकपाल जो एक्ट था 1967 में लाया गया था, बार बार फेल हो रहा था, तब ये 2013 में लाया गया, 14 में पारित हुआ है, 2014 में पारित हुआ है। पहले जो लोकपाल घोषित हुए 2019 में हुए पीसी घोष। करेक्ट आंसर अजय माणिकराव खानविलकर।
मजा आया है? मजा आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें नंबर का सवाल। घर पे नहीं हूं भाई, ऑफिस में से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 16वें नंबर का सवाल आप बताइए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के आयोजन का सही कालक्रम मुझे बता दीजिए। एग्जैक्टली इनका जो टेन्योर आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, चलिए। 1 रुपए की चिंगम, जीत भाई सिंगम? अरे मैं सिंगम नहीं हूं मेरे लाल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते, बताइए। राजगृह वैशाली कुंडलवन पाटलिपुत्र, राजगृह वैशाली कुंडलवन पाटलिपुत्र देखने को मिलते हैं क्या? देखो, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, कुंडलवन में नहीं थी। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हल्का सा रिपीट हो गया है, बट इसमें याद रखना अच्छा खासा सवाल है ये भी। राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। जब ये राजगृह में होती है, राजा का नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब दूसरा पॉइंटर कब कब हुई है? 383, 483, 383, 258। पूछते हैं इसमें ऋषि कौन कौन थे? महाकश्यप और सबाकामी, मौगलीपुत्र तिस, वसुमित्र एंड अश्वघोष। इसमें 2 हैं लास्ट में, राइट? ये पूरा इनके अंतर्गत लोग देखने को मिलते हैं। 17वें नंबर का सवाल ये बताइए, बताओ बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 2025 का 5वां संस्करण आपको कहां पर हुआ है? कोमोडो आपका कहां पर हुआ है? सर पहली बात तो ये होता है फरवरी 2025 में। कोमोडो एक नेवल एक्सरसाइज है और बहुत सारे देशों ने मिलकर कोमोडो में भाग लिया है। बहुत सारे देशों ने मिलकर कोमोडो में भाग लिया है। और ये कोमोडो हुई कहां पर थी? भारत, रूस, चीन, अमेरिका, ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रीज आपके शामिल हुए हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते रहते हैं। संस्करण कौन सा था? 5वें नंबर का था। हुई कहां पे? इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी कोमोडो। ठीक है, कोमोडो। मैंने कहा था कोमोडो, गाड़ी को मोडो, गाड़ी को किधर की तरफ मोडो, इंडोनेशिया की तरफ गाड़ी को मोडो। इसको याद रखना, कोमोडो। करेक्ट आंसर है 17वें नंबर के सवाल का। दिस वाज द 5th एडिशन एंड फरवरी 2025 में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। भारत भी गया था, रूस भी गया था, चीन भी गया था, अमेरिका भी गया था। सभी पावरफुल कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। मजा आया? बहुत बढ़िया। ये लीजिए आपका 17वें के बाद 18वें नंबर का सवाल। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहां आयोजित होता है? वेयर वॉज द ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड? ये 2025 की जो हेल्ड है वो कहां पर हुई थी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा है जिसका नाम है अमित यादव, जो 08 बैच से है। बहुत बढ़िया अमित, खुल के खेलो आप भी। और बताइए क्या चल रहा है फटाफट। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो सर यह होता है जोधपुर में। यह एक आपका ना आंतरिक अभ्यास है, मतलब हमारे यहाँ की तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है। और यह आपको देखने को मिलता है जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत, यह देखने को मिलता है। यह हुआ कब था सर? फरवरी 2025 में ही यह देखने को मिला था। तीनों बल यहाँ पर गए थे, ट्राई एक्सरसाइज थी। याद रखना, टाइम भी याद रखना, फरवरी 24 से 28 तक चला है। 24 टू 28, 24 से 28 फेब तक यह चला है। 24 से लेकर 28 फेब तक यह आपका चलेगा। याद रखेंगे इसके बारे में। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। हटो बचो। 19वां सवाल ये रहा माट साहब, 19 सवाल। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसका बताएं सर, HDI के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यह कहां कहां आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या रैंक इंडिया की है। पहले नंबर पे आइसलैंड है। HDI में पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड देखने को मिलता है। फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है। सेकंड पे आपका नॉर्वे है, राइट। टोटल अगर हम बात करते हैं, साउथ सूडान सबसे नीचे है, साउथ सूडान सबसे नीचे है। साउथ सूडान में कंट्री में लोगों की रैंक है 193। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको लॉन्च करता है। इंडिया की रैंक है 130वीं। लॉन्च कौन करता है? लॉन्च कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP लॉन्च करता है। 19वां सवाल था, 20वां ये रहा। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 118वां है, राइट। इंडिया के स्थान 118वां है। पाकिस्तान की रैंक 109 है। इसमें कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की रैंक 109 है। फिनलैंड दोबारा से टॉप पर है, 8वीं साल फिनलैंड इसमें टॉपर है। मैं जब से पढ़ रहा हूं तब से फिनलैंड टॉप पे है। मतलब कंपटीशन लेवल के लिए जब से मैं पढ़ तो रहा ही हूं,
और पढ़ा रहा हूँ। अब तो खैर पढ़ाना मैंने बंद करे हुए मतलब पढ़ना बंद करे हुए 3-4 साल हो गए। अब 5 साल से मैं कंटिन्यूसली टीचर हूँ। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आई एम जस्ट ए कंप्लीटली टीचर। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया है। हटो बचो तरीके के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और याद रखिए आप लोगों का बहुत प्यार मिलता रहा है, उसके लिए भी हमेशा ही आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, फिनलैंड टॉप करता है 8वीं कॉन्जिक्यूटिव वर्ष में। याद रखेंगे पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान का स्थान 109 है, इंडिया का स्थान 110वां आपको देखने को मिलता है। यह जो रिलीज होता है ये हमेशा 20 मार्च को आता है, क्योंकि हैप्पी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो कमाल की बात है। 21वें नंबर का सवाल बताओ। शिल्प उत्पादन के बारे में पूछा जाता है कि भाई शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किस पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण मार्ग चुना है? कच्चे माल का परमाणु मिलना, स्थल का भौगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मायने नहीं रखता। अगर आप सोच रहे हैं कहीं पे कुछ चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो भौगोलिक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किसी भी तरीके से मोती बनाने के कारखाने को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखना। दूसरा, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, ये काम करता है। विविध प्रकार के मृत भांड भी काम नहीं करेंगे। पहला और तीसरा करेक्ट होगा। अगला सवाल बताएं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? ये सवाल बहुत आता है। ठीक है, बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, कमाल का सवाल ये रहा आपके सामने मेरे लाल। सवाल नंबर 22 है, आंसर दीजिए। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है? बताइए, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित कौन सी आपकी है? तो बात करते हैं हैरोल्ड डॉमर के बारे में। और दूसरा पॉइंटर तो यह है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा। याद रखना इस चीज को भी, याद रखना आप बगैर परेशानी के याद रख लेना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आगे हम बात करते हैं। करेक्ट है, ये पहला ही मॉडल हैरोल्ड डॉमर मॉडल था। दूसरा मॉडल आपको महालनोबिस मॉडल देखने को मिलता है। महालनोबिस मॉडल था भाई साहब दूसरा मॉडल आपका, याद रखेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 23rd। बताइए, निम्नलिखित में से कौन किन पुरास्थलों से मनका बनाने के कारखाने मिले हैं? चनहूदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। चनहूदड़ो लोथल से तो मिले ही हैं कारखाने। काफी ज्यादा फेमस कारखाने आपके चनहूदड़ो से और लोथल से आपको देखने को मिलेंगे। काफी करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिलेगा। हाँ, करेक्ट आंसर यही है। चनहूदड़ो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, लोथल गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए 24वें नंबर का सवाल ये, क्लाइव का पुनः भारत अभियान, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर या वॉरेन हेस्टिंग का भारत में का गवर्नर जनरल बनना? मैंने बताया ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनना है। अब बच्चों को, कुछ बच्चों को, जो नए वाले बच्चे उनके लिए तो लेवल है, लेकिन अपने जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको लगा होगा कि सर ये वाला सवाल रिपीटेड है, हम इस वाले सवाल को देख चुके हैं। बच्चे कम से कम 3 से 5 सवाल, ठीक है, 3 से 5 सवाल जो होते हैं वो रिपीट मुझे आप जान के डालने पड़ते हैं। क्यों डालता हूं मैं 3 से 5 सवाल? क्योंकि आपके लिए वो टफ नहीं लगेंगे, बाकी बच्चों को टफ लगेंगे, वो जो नए बच्चे उनको टफ लगेंगे, आपको ये नॉर्मल लगेंगे क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं मुझसे। ठीक है, अब बाकी मौकों में भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का बच्चा है एनटीपीसी की क्लास में फायदा मिलेगा, अरे यूपी में भी तो फायदा मिलता है उसको। बात करते हैं, क्लाइव आता है 1765 में। क्लाइव आकर ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करता है 1765 में। तो पहले के बाद दूसरा होना चाहिए, पहले के बाद दूसरा होना चाहिए, पहले के बाद दूसरा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। बक्सर का युद्ध 1764 में है, तो तीसरा पहले और दूसरे से पहला होना चाहिए, तीसरा पहले और दूसरे से पहला होना चाहिए। बात खत्म हुई। इसका बाद वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना है 1773 में, आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के बेसिस पर यह बनेगा। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 25 सवाल बताइए। ये बढ़िया, ये आपने नहीं किया हुआ है सवाल, ये हो गया ना नया सवाल। तो मुझे बहुत ज्यादा मिक्स करके चीजों को रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सारे सवाल एक जैसे रख दें, नहीं, बहुत सोचना पड़ता है भाई साहब। आप मुझे बताएं, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। सर यार ये बात तो सही है कि मेरा चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अब बात को समझे, जो चांद सा रोशन चेहरा है वो तभी तो दिखाई देता है, उसका एक ही तो फलक दिखाई देता है। जो चंदा मामा दूर के, वो दिखाई तो एक ही तरफ से देते हैं, एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है।
जितना वो अपने एक्सिस पे घूमता है उतना ही वो पृथ्वी के साथ घूमता है, जिस वजह से हमें हमेशा वही चेहरा दिखाई देगा जो हमेशा रहा। तो वो एक ही तरफ के डायरेक्शन में हमें दिखाई दे पाता है, नई डायरेक्शन में वो नहीं दिखाई देता। तो करेक्ट आंसर वुड बी सर ये कारण और कारण, ए और आर दोनों सही है और इसका करेक्ट स्पष्टीकरण भी यही है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। लीजिए अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, ये सवाल है आपका 26वें नंबर का सवाल। भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहां से लिया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। सर वैसे गवर्नर कहां से लिया गया है? गवर्नर की पोस्ट जो है आपकी, इसको डिस्क्राइब कहां किया गया? इसको डिस्क्राइब कहां किया गया? सर इसको डिस्क्राइब किया गया 1935 एक्ट में, 1935 के अधिनियम में इसको डिस्क्राइब किया गया है। और करेक्ट आंसर होगा कनाडा। कनाडा में आप इसको देख पाएंगे कि कनाडा से हमने इसको लिया है। और एक राज्य में एक राज्यपाल का होना यह दर्शाता है कि यह एक फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। यह फेडरलिज्म का, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म, बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म आपको ये देखने को मिलेगा, बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म है। ये संघात्मक वर्णन का एकदम मजबूत प्रयोग है। संघात्मक वर्णन का मजबूत प्रयोग यही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 26 के बाद 27वें नंबर का सवाल। 27th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? भारत संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यह है आर्टिकल 17। 16 है अवसर की समानता, 18 है उपाधियों का अंत, 15 है यह आपका किसी भी प्रकार का विभेद ना हो। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहे सर प्लीज 2025 के पीवाईक्यू कला दो। बाबू जब तक तुम कहोगे तब तक बात हो चुकी होगी। ये राणा सर की क्लास है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होगी। आप यहाँ वीडियोस के सेक्शन में अगर जाओगे तो वीडियोस के सेक्शन में आप पाओगे कि मैं ये चीज पहले ही करा चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पीवाईक्यू फेंक के मैंने मार दिए, पूरे 25 के सवालों का है निचोड़। क्लिक करो और देखो इसको चारों ओर। इस पे कमेंट आपके इंतजार था क्योंकि यहां पे भौकाल का प्रहार था। कृपया करके इस पूरी क्लास को देख लेना, माहौल पूरा वेवी हो जाएगा। इस क्लास को देख जरूर लेना, मतलब ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, पूरे लेवल का मजा आपको इसमें आ जाएगा। इसको जरूर देखना, तो एकदम खतरनाक क्लास है आपकी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्लास आपके पेपर में सीधे सवाल फंसा। ठीक है, आगे हम बात करूं, चलो जी लीजिए अगला सवाल 27 के बाद 28वें नंबर का सवाल ये रहा। भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है बताएं भाई। सीरीज अभी एक और चलेगी, एनटीपीसी के लिए एक सीरीज और आ रही है, एनटीपीसी के लिए एक सीरीज और आ रही है भाई अभी। बताइए भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? सर मूल अधिकारों का संरक्षक होती है हमारी जुडिशरी, अर्थात हमारी न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका अर्थात हमारी जुडिशरी ही होती है जो आपको देखने को मिलती है कि ये है हमारी संरक्षक। किसकी संरक्षक है माट साहब? भाई साहब ये संरक्षक है आपके मूल अधिकारियों की। ठीक है, मूल अधिकार आपके हैं भाग 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जुडिशरी क्यों है? आर्टिकल 32 में कहा गया है जुडिशरी है, आर्टिकल 226 में कहा गया है जुडिशरी है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आप यहां पर जाके डिमांड कर सकते हैं इन चीज की। राइट, बहुत बढ़िया। हटो बचो, 29वें नंबर का सवाल ये रहा। बताओ जरा, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों और व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? वाह जी वाह, क्या बात है सर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो यहां दिया गया है दरअसल इसी को वेल्थ ऑफ नेशन में बताया गया है। इसी कॉन्सेप्ट को बताया जाता है वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब में। वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, जो किताब है ना आपकी वेल्थ ऑफ नेशन, उसी के अंतर्गत इसको डिस्क्राइब किया गया है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो चर्चा बता दीजिए पूरी क्या होगी। 29वें नंबर का सवाल है, स्वामित्व होता है और माल व सेवा का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। इसके बारे में चर्चा बताएं और पूरा मजा उड़ाएं।
करेक्ट आंसर क्या होगा, अब मुझे वो बताएं। सर अगर मैं सच बताऊं ना आपको, यह मांग पर निर्भर है, वास्तविकता यही है, चीजें क्या हैं, कैसे नहीं है, वो हमें समझनी होगी। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना, इसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब आती है 1776 में एडम स्मिथ की, तो एडम भाई इसी के बारे में बताते हैं, एडम स्मिथ ही इसके बारे में चर्चा करते हैं। एडम स्मिथ ने जिस इकोनॉमी को जन्म दिया वो इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही थी। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से याद रखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही थी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 29 के बाद 30वें नंबर का सवाल बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसमें विच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर सब्जेक्ट नहीं है? आर्टिकल 25, स्वास्थ्य, सदाचार, ह्यूमनिज्म या पब्लिक ऑर्डर, किसके प्रति यह आपको सही देखने को नहीं मिलेगा? बताएंगे हटो बचो प्रकार से मुझे आप बताएंगे फटाफट। सर अगर मैं आपको बताऊं, जो आर्टिकल 25 है पब्लिक ऑर्डर्स के होने के बावजूद भी लागू होगा, हेल्थ मैटर्स में भी लागू, मोरालिटी में भी लागू, लेकिन मानववाद में वह लागू नहीं होता। ये एक सब्जेक्ट नहीं, आर्टिकल 25 इज नॉट ए सब्जेक्ट इन द ह्यूमनिज्म। मानवतावादी विचारों के अंदर धार्मिक प्रकार से उल्लंघन को उल्लंघन नहीं माना जाता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 31वें नंबर का सवाल, हटो बचो। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन के द्वारा, या ज्यूरिडिक्शन के डिसीजन के बेसिस पर। सर अगर आप मौलिक अधिकारों का खंडन करना चाहते हो, केवल एक ही परिस्थिति है जो उल्लेखित है आर्टिकल 358 में, और इसके माध्यम से केवल और केवल आर्टिकल 19 का ही निलंबन हो सकता है, सब आर्टिकल्स का निलंबन नहीं होता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 31 के बाद 32वां सवाल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स? इंडियन सिटीजन्स को मिलने वाले अधिकारों की चर्चा थोड़ी कर लीजिए, बातों को पढ़ लीजिए, बातों को बताएं, हमको समझाएं। सवाल क्या है इसको बताएं। सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड ओनली टू द इंडियन सिटीजन? जो इंडियन सिटीजन्स को ही ग्रांटेड है, ये कौन सा अधिकार आपको देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर है सर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है मार्ट साहब। करेक्ट आंसर होगा वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह आपको यही देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर वुड बी बी, इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। 32 के बाद हम देखते हैं 33वें नंबर का सवाल है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था? डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस की बात कब की गई थी सर? सर सोशल जस्टिस की बात सर वो तो 9वीं थी ना, 9वीं, हाँ 9वीं थी, बिल्कुल थी 9वीं। अरे मैंने कब मना किया, 9वीं थी। 9वीं नंबर की क्लास आपको देखने को मिलती है, 9वीं नंबर की क्लास आपकी थी, क्लास नहीं ये आपकी पंचवर्षीय योजना 9वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, 1997 से 2002 तक चली है, 1997 से 2002 तक चली है। तो इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, 1997 से 2002 तक चलती है और करेक्ट आंसर यही है। ठीक, आगे हम बात करें, खेलें बी फॉर बिल्लू अगेन, बहुत बढ़िया। 33 का 34वां सवाल है, उत्तर दीजिए। आर्टिकल 15 के पहले निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश। भाई ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर मेंटेन करना, ऑर्डर का मेंटेन करिए, मैं ऑर्डर को मेंटेन करता हूं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी। करेक्ट आंसर है डी, कि ना तो धर्म का विभेद हो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 का पहला है। 15 का दूसरे में बताता है भौतिक संशोधन सभी के प्रयोग के लिए है। 15 का तीसरा, राज्य अगर चाहता है तो महिला व बच्चों के लिए विशेष अधिकार बना सकता है। 15 का चौथा है SC ST के लिए, OBC के लिए भी स्पेशल प्रोविजन राज्य बना सकता है। चलिए, कसूरी मेथी मत खाइए, सवाल का जवाब है आगे बताइए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में है, प्रोटेक्शन बिल्कुल है स्मार्ट सर, क्या बात कर रहे हैं। प्राण विधेयक स्वतंत्रता 21 में है, निरोध व गिरफ्तारी के संबंध में 22 में है,
और मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम 24 में है। वाजिबा। तो पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है। मुझे आप आंसर बता दें, मैं आपसे बता दूंगा कि सही है या नहीं है। सर अगर मैं इसी के अंतर्गत चर्चा करता हूं, तो एक सवाल है छोटा सा, तनिक चिरकुट सा सवाल पूछे हैं, तनिक बताई दो। आपको जो देखने को मिल रहा है ना आर्टिकल 24, कौन सा भाई साहब आर्टिकल 24 जो है ये पूरी तरीके से गलत है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम जो है ये 23 में है भाई, क्योंकि 24 में तो आपका चाइल्ड लेबर है चच्चा, चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिल जाएगा। बाल श्रम है, बलात्श्रम नहीं है। करेक्ट आंसर बोली डी, डी इज द हटो बचो आंसर, डी ही करेक्ट आंसर है भाई साहब। आई एम ग्रूट, डी 101% देवशीन का कहना है। देवशीन मेरे लाल 36वां सवाल बता दीजिए, ज्योग्राफी का है, बताओ। सर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में आपकी क्लास देख रहा हूं, टेंशन फ्री रहिए। जिस प्रकार से आप क्लास को देख रहे हैं, जो क्लास का माहौल है ऑब्वियसली उसमें रंग आ रहे होंगे, क्योंकि आई हैव ऑरा बिफोर ऑरा। वाजिब। जियो के फोन में क्लास देख रहा है, क्वालिटी बढ़ाने वाला बटन टूट गया। भाई तुम दोनों पिटने के काम कर रहे हो, ठीक है, तुम दोनों ने छेद दूंगा किसी दिन। आंसर देखो तुम। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है, 7th, ये 7th सबसे बड़ा कंट्री है, 7th। भारत संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र आता है, बिल्कुल आता है, ये स्टेटमेंट सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। करेक्ट आंसर है जी हाँ, अक्षांश रेखा 2 भागों में निकलती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एंटर ट्रॉपिकल जोन नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। हमारे यहाँ क्षेत्रों के अलग अलग जोन है। करेक्ट आंसर दूसरा व तीसरा स्टेटमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बता दूं, दूसरा व तीसरा करेक्ट आंसर है। हैचोमीटर 36 के बाद हम आगे बढ़ेंगे 37वें नंबर के सवाल पर। ये रहा 37वां सवाल। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तमिल लक्षद्वीप की भाषा नहीं है, सिलवासा दादरा व नगर हवेली की राजधानी। वाजी, अगर मैं इस सवाल की भी बात आपसे करूं तो आप फिर बिचल जाओगे। भारत का दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोया है, गोया, सिक्किम नहीं है, दैट इज गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोया, नॉट सिक्किम। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन एमपी। ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि लेवल हियर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। राइट, पहला स्टेटमेंट फेंक के मारो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्षद्वीप की जो सरकारी भाषा है वह आपकी यह ना होकर मलयालम है, जो केरला में बोली जाती है। इसलिए लक्षद्वीप के लिए जो हाईकोर्ट काम करता है वो भी केरला हाईकोर्ट ही काम करता है। तो दूसरा और चौथा, सिलवासा यहाँ की कैपिटल है। करेक्ट आंसर फिर से डी, दूसरा और चौथा आंसर है। मैं तो टूट गया, ऐसा ध्रुव का कहना है। ध्रुव मैं जोड़ दूंगा, क्या बात कर रहे हो। 38वां सवाल बताइए, रेड क्लिफ लाइन किसकी सीमा निर्धारण करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में आपको 38th पैरेलल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, बार बार पूछ लिया जाता है, रेड क्लिफ लाइन है तो 38th पैरेलल आपकी कोरिया के बीच में आपका डिफरेंस क्रिएट कर लेगी। 49th पैरेलल आपका भारत या अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल हो जाएगी, 38th पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपकी 49th पैरेलल लाइन हो जाएगी। एक बच्चा 17 बोल रहा है, 17 आपकी जो देखने को मिलती है वो वियतनाम के बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। चले अब बात करते हैं, करेक्ट आंसर इसमें भारत पाकिस्तान हो जाएगा। भारत और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलती है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन देखने को मिलती है। 39वां सवाल हटो बचो, ये रहा 39वां सवाल, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू व कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ये सवाल इतना प्यारा है जिसका कोई जवाब नहीं। जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो, महाभारत जो रेंज है, पहली बात है यहां पे नहीं है, महाभारत रेंज नेपाल में है। नाग तिब्बा ये लंबी नहीं है। पीर पंजाल सबसे लंबी रेंज कंसीडर होती है। पीर पंजाल आपको देखने को मिलती है, यह कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय में ही देखने को मिलता है, सिंधु और सतलज के बीच में है। ज्योग्राफी पढ़कर देखना चाहोगे, मैं आपको बताऊं किस लेवल की ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। मैं आपको एक चीज में दिखा देता हूं, पहले ये 39वां देख लीजिए। जास्कर जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जास्कर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। 39 के बाद 40वां सवाल ये रहा, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को
उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। हम बात कर लेते हैं क्या है। पहले लद्दाख, फिर आपकी जास्कर, लद्दाख, जास्कर, फिर आपको देखने को मिलती है पीर पंजाल और फिर धौलाधार। धौलाधार सबसे बाद में, क्योंकि ये धौलाधार जो है आपका मध्य हिमालय का हिस्सा है। सर ये कौन से हिमालय का? ये मध्य हिमालय का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य हिमालय का हिस्सा है ये आपका, राइट। जास्कर जो है और लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ट्रांस का हिमालय का हिस्सा। पीर पंजाल ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर वुड बी सी, 24-31 आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और ये सवाल था आपका 40वें नंबर का सवाल था। इसके बाद ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बताना विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बना है। ये होमवर्क है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कल ऐसा है कि मैं आपको करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ यूपी की, उसके लिए वीडियो भी और इवेंट भी अभी लग जाएगा। और जो कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूँ, वो समझना, जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं उसका लेवल क्या है। मैं आपको ज्योग्राफी का लेवल दिखाता हूं। ये आज रीजनल डिवीजन पढ़ाना था मुझे, तो मैंने रीजनल डिवीजन के लिए किस क्लासिक लेवल की फाइल बनाई। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो सिडनी बुराड़ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिडनी बुराड़ के द्वारा यह विभाजन किया जाता है। सिडनी बुराड़ ने विभाजन किया है। पंजाब, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अगर मैं इसको भी डिस्क्राइब करूं तो लेवल रहेगा कुछ इस प्रकार से कि हिमालय है सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, धियान, 4 रिवर्स है। बीच वाला हिस्सा जो होगा वो नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय इसको कहेंगे। जो ये मिड वाला हिस्सा जो आपका होता है सतलुज के बाद, यह हिमालय आपका आपको कहलाता है कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय है। इसको सिडनी बुराड़ के द्वारा प्रतिपादित किया था। यह आपका वर्टिकल डिवीजन है, क्रम है इसका वेस्ट से ईस्ट की तरह। पंजाब हिमालय में क्या कुछ है, 560 किलोमीटर चौड़ा है। ये पूरा डिस्कशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि यह हमारे जो बैच है उस बैच में भी देखने को मिलता है। फिर तुलनात्मक अध्ययन भी मैंने किया है, फैक्टों की भी बात की है, सब कुछ इसमें बताया बरहान, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए आप स्टे ट्यून। इस चीज को मैं यूट्यूब पे भी फ्री करने वाला हूँ। बैच में तो तथास्तु में ये आएगा ही, उससे पहले मैं इसको यूट्यूब पे फ्री कर दूंगा। इसकी कुछ तगड़ी क्लास होंगी। अगर आप तैयार हो तो जरूर बताना कि वी वांट ज्योग्राफी वन शॉट या वी वांट ज्योग्राफी थियरी, ये आपकी जरूर आएगी। और कल के लिए रेडी रहना। मेरा 20 मिनट इंतजार करना भाई, 20 मिनट बाद में आपको कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। एक और जैसे चीज ये क्या है कि आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन गलत तो नहीं हुए किसी के, मतलब आपको लगा हो कि क्वेश्चन गलत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको गलत लगे हो, बताओ। ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चन गलत लगे हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत लगा है, मैं इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप का नंबर डाल रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिए। रात की बात है, 2 घंटे बाद हटा लूंगा, व्हाट्सएप का नंबर भी वायरल नहीं होगा, ठीक है। बताना। अरे देवशीन बाबू कल करते हैं, कल खींचते मीटर, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं, खुल के खेलिए। एक बार बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।